स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम रामायण के उस माइंड बेंडिंग और एपिक युद्ध को डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं जिसने प्राचीन युद्ध कला और आध्यात्मिक शक्ति के मायने ही बदल दिए थे। हम बात कर रहे हैं मेघनाद, जिसे हम इंद्रजित के नाम से जानते हैं, और लक्ष्मणा के बीच हुए उस अल्टीमेट क्लैश की। और सच बताऊं, ये सिर्फ तीरों का खेल नहीं था। ये एक तरफ प्योर ऑकल्ट मैजिक और दूसरी तरफ एब्सोल्यूट अनुशासन यानी डिसिप्लिन का टकराव था। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही सिंपल है। पहले हम इन अल्टीमेट योद्धाओं को समझेंगे, एंशिएंट सैन्य वर्गीकरण देखेंगे, जादू और अनुशासन की तुलना करेंगे, उन 3 एपिक मुठभेड़ों पर बात करेंगे, युद्ध के उस टर्निंग पॉइंट को समझेंगे और एंड में इस पावर डायनेमिक्स का फाइनल वर्डिक्ट निकालेंगे। तो बस सीधे टॉपिक पर आते हैं। कभी सोचा है आपने कि रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा आखिर सच में था कौन? हम यहाँ कोई आम अच्छाई बनाम बुराई वाली कहानी रिपीट नहीं करने वाले। इसके बजाय हम एंशिएंट टेक्स्ट्स और मिलिट्री मैथ्स के बेस पर इसका एक प्रॉपर एनालिटिकल जवाब ढूंढेंगे। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा। एक महान योद्धाओं का परिचय और उनकी आइडेंटिटी का रहस्य। चलिए देखते हैं कि मैदान में आखिर उतरा कौन था। ऑन पेपर ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लगता है। एक तरफ है लंका का राक्षसा क्राउन प्रिंस इंद्रजीत, जिसने माया यानी इल्यूजन की ऐसी मास्टरी हासिल की थी कि उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को भी हरा दिया। और दूसरी तरफ है लक्ष्मणा, देखने में एक ऑर्डिनरी मॉडल प्रिंस जो अपने अटल अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट्स कहते हैं कि लक्ष्मणा असल में शेषानागा के अवतार हैं, वही कॉस्मिक सर्पेंट जो इस पूरे ब्रह्मांड को बैलेंस करता है। और ये एक डिटेल इस बैटल को एक अलग ही मेटाफिजिकल लेवल पर ले जाती है। और यहाँ एक ऐसी अजीब मेटाफिजिकल आयरनी निकल कर आती है जो लिटरली दिमाग घुमा देती है। इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना नागराज वासुकी की अंश या शेष नागा की पुत्री मानी जाती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? युद्ध के मैदान में इंद्रजीत जिस इंसान से लड़ रहा था वो टेक्निकली उसके अपने ससुर का ही अवतार था। कुछ रीजनल टेक्स्ट तो यहां तक क्लेम करते हैं कि बिना आशीर्वाद के सुलोचना से शादी करने पर शेष नागा ने इंद्रजीत को श्राप दिया था, जो आगे चलकर उसके डाउनफॉल का कारण बना। सोचिए जरा, बैटलफील्ड पर कैसा गजब का कॉस्मिक पजल चल रहा था। प्राचीन सैन्य वर्गीकरण। चलिए देखते हैं एंशिएंट टाइम्स में युद्ध का मैथमेटिक्स कैसे काम करता था। एंशिएंट इंडिया में वॉरियर्स को उनकी स्किल्स के हिसाब से प्रॉपरली मैथमेटिकली क्लासिफाई किया जाता था। रथी, अतिरथी, महारथी और अति महारथी। रामायण के इस पूरे एपिक में इंद्रजीत अकेला ऐसा मॉर्टल योद्धा था जिसे ऑफिशियली अति महारथी का एक्सेप्शनल रैंक मिला था। वहीं लक्ष्मणा को आमतौर पर महारथी की श्रेणी में रखा गया था, हालांकि उन्होंने बैटलफील्ड पर अपने इस फॉर्मल रैंक से कहीं बढ़कर परफॉर्म किया। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 86,40,000। ये नंबर ऐसे ही हवा में नहीं बनाया गया है। एक अति महारथी होने के नाते इंद्रजीत को लिटरली एक ही वक्त में इतने महारथी लेवल के दुश्मनों से अकेले लड़ने के काबिल माना जाता था। ये दर्जा उसे ऐसे ही नहीं मिला था, बल्कि इसके पीछे ब्रह्मा, विष्णु और शिवा तीनों के अल्टीमेट वेपन्स का उसके पास होना था। ही वॉज लिटरली एन एब्सोल्यूट पावर हाउस। जादू बनाम अनुशासन। अब आते हैं इनके उन हथियारों पर जो इनको इतना खतरनाक बनाते थे। इंद्रजीत की शक्ति का मेन सोर्स प्योरली बाहरी और मैजिकल था। उसने शुक्राचार्य से माया सीखी थी। माया यानी रियलिटी को मैनिपुलेट करने की ऐसी डार्क आर्ट जिससे वो बादलों में छिपकर गायब होकर हमला कर सकता था। इसके अलावा पूरी पुरानी कथाओं में वो अकेला ऐसा योद्धा था जिसके पास हिंदू ट्रिनिटी के तीनों परम हथियार थे। बेसिकली उसने पूरे कॉस्मिक कॉम्बैट सिस्टम को एक तरह से हैक कर लिया था और लगभग इनविंसिबल बन गया था। लेकिन इस मैजिक को काउंटर करने के लिए लक्ष्मणा ने क्या किया? उन्होंने कोई एक्सटर्नल अस्त्र नहीं बल्कि इंटरनल काउंटर टेक्नोलॉजी का यूज किया। उनका 14 साल का अटल अनुशासन। इंद्रजीत को वरदान था कि उसकी मौत सिर्फ उसी के हाथों हो सकती है जिसने 14 साल तक नींद, भोजन और ब्रह्मचार्य का स्ट्रिक्ट पालन किया हो। लक्ष्मणा ने इस एग्जैक्ट प्रोफेसी को हिट किया। इस भयंकर त्याग ने लक्ष्मणा के अंदर इतनी स्पिरिचुअल हीट यानी तपस जमा कर दी थी कि जब इंद्रजीत इनविजिबल होकर भी तीर चलाता तो लक्ष्मणा सिर्फ हवा के कंपन से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर लेते थे। उनका इंटरनल डिसिप्लिन ही इंद्रजीत के एक्सटर्नल मैजिक का सबसे बड़ा तोड़ था। 4 3 महाकाव्य मतभेद। देखते हैं इनकी बैटल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ और किसने कब डोमिनेट किया। इनके कॉम्बैट्स को हम इजीली 3 राउंड्स में देख सकते हैं।
शुरुआत में एडवांटेज कंप्लीटली इंद्रजीत के पास था। पहले राउंड में उसने अदृश्य होकर नागापाशा से एम्बुश किया। दूसरे राउंड में उसने इतना डेवेस्टेटिंग ब्रह्मास्त्र चलाया जिसने प्रैक्टिकली एक दिन में 670 मिलियन यानी 67 करोड़ वानरा सेना को वाइप आउट कर दिया। और तीसरे आमने सामने के राउंड में उसने ऐसी डेडली शक्ति चलाई कि लक्ष्मणा प्रैक्टिकली मृत हो गए थे, जिसके बाद हनुमान जी को संजीवनी बूटी लानी पड़ी। यहां तक इंद्रजीत का टैक्टिकल मैजिक कंप्लीटली हावी था। 5. सैंक्चुअरी का विघटन। ये वो मोमेंट था जहां इस पूरे युद्ध की बाजी पलट गई। तो टर्निंग पॉइंट ये था कि विभीषणा को एक क्रूशियल सीक्रेट इंटेल पता था। उन्होंने बताया कि इंद्रजित एक गुप्त निकुंभिला यज्ञ कर रहा है। अगर ये यज्ञ कंप्लीट हो जाता तो इंद्रजित को एक इनविंसिबल चैरियट मिल जाता और उसे हराना असंभव हो जाता। इस इंटेल पर तुरंत एक्ट करते हुए हनुमान और अंगदा ने वहां अटैक करके उस रिचुअल को बीच में ही डिसरप्ट कर दिया। और इसका अल्टीमेट नतीजा, इंद्रजित को अपना सेफ जोन छोड़ना पड़ा। लक्ष्मणा ने उसे फोर्स किया एक डायरेक्ट फेस टू फेस युद्ध के लिए जहां उसकी इनविजिबिलिटी और मैजिक अब किसी काम के नहीं थे। और जब फाइनल क्लाइमैक्स आया तब लक्ष्मणा ने धनुष से आखिरी तीर निकालते हुए सत्यक्रिया नाम की एक प्राचीन शपथ ली। उन्होंने कहा, अगर दशरथा के पुत्र रामा धार्मिक और सत्यवादी हैं और अगर उनका पराक्रम अजेय है तो हे बाण इस रावण के पुत्र का वध कर दे। अब समझिए, ये तीर किसी फिजिकल ताकत या जादू से एनर्जी नहीं ले रहा था। ये एनर्जी ले रहा था एब्सोल्यूट स्पिरिचुअल ट्रुथ से। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इंद्रजीत का शीश धड़ से अलग कर दिया। शक्ति का अंतिम विश्लेषण। तो इन सभी फैक्ट्स के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है? देखा जाए तो टेक्निकली और एक्सटर्नली इंद्रजीत के पास बेटर टेक्निकल प्रॉविस थी, बड़े बोन्स, ट्रिनिटी वेपन्स, उसके माइंड ब्लोइंग सिस्टम हैक्स। लेकिन लक्ष्मणा के पास जो था वो थी अल्टीमेट अथॉरिटी, उनका 14 साल का इनक्रेडिबल डिसिप्लिन और उनकी कॉस्मिक आइडेंटिटी एज शेषानागा। आपको याद है जब इंद्रजीत ने वैष्णवा अस्त्र चलाया था, उसने लक्ष्मणा पर असर ही नहीं किया क्योंकि वो अस्त्र खुद विष्णु जी का था और लक्ष्मणा यूनिवर्स के फंडामेंटल आधार थे। इंद्रजीत का सिस्टम पूरी तरह से एक्सटर्नल देवताओं पर डिपेंडेंट था, जबकि लक्ष्मणा की शक्ति उनके अपने वजूद में थी। यहाँ ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग कालखंड और टेक्स्ट्स इस एपिक बैटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं। वाल्मीकि जी इसे एक ग्रिटी टैक्टिकल मिलिट्री कॉम्बैट की तरह दिखाते हैं, वहीं तुलसीदास जी इसमें एक प्योर डिवोशनल विक्ट्री और निष्ठा की जीत देखते हैं। और अगर आप 19वीं सेंचुरी के बंगाली लिटरेचर जैसे मधुसूदन दत्त का वर्क देखें तो उन्होंने इंद्रजीत को एक नोबल ट्रैजिक हीरो की तरह पोर्ट्रे किया है जो बस अपने देश को डिफेंड कर रहा था। ये सारे पर्सपेक्टिव्स अपनी जगह एब्सोल्युटली वैलिड हैं और कहानी की गहराई को बढ़ाते हैं। तो इन सब के बाद हमारे पास एक बहुत ही डीप क्वेश्चन रह जाता है, सच्ची शक्ति आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स और उन हथियारों में है जिसे आप बिल्ड करते हैं, या फिर उस अनवेवरिंग अनुशासन, त्याग और मॉरल अथॉरिटी में जो आपको हमेशा जमीन से जोड़े रखती है? इन टेक्स्ट्स ने हीरो और पावर का मतलब ही रीडिफाइन कर दिया है। आई होप आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इस एपिक बैटल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ।